हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एफडीआई और ओडीआई क्या होता है और देखने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़ में क्यों है और भारतीय इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो एफडीआई है, एफडीआई जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सुनते होंगे कि आरबीआई ने डेटा रिलीज़ किया है कि एफडीआई इस बार जो है कम हो गया है। और ओडीआई होता है आउटफ्लो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंडिया जो है ना, होस्ट कंट्री है। क्या है आपका? होस्ट कंट्री। और जो आपका एक तरीके से फॉरेन कंट्री है कोई और, मान लेते हैं यूएस। तो अगर मान लीजिए इंडिया का आदमी, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जैसे मान लीजिए रिलायंस, या अभी हाल ही में आज जो है आपको टाटा मोटर्स ने, उन्होंने एक जो है ना यूके गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन किया है। तो आप मान सकते हो कि टाटा कंपनी है आपको एक तरीके से इंडियन इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट ने क्या किया, आपको ये इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया आपको, कहाँ पे? यूके में। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ओडीआई, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में क्या कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ लाइक, अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि यूएस के केस में अगर मान लीजिए कि यूएस के लोग जो है ना, आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें तो हम उसको बोलेंगे एफडीआई। जैसे आपने सुना था कि गूगल ने रिलायंस में लगभग 7-8% के आसपास स्टेक ले लिया, तो यूएस की कंपनीज, वो गूगल है और वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे एडटेक कंपनी हो गया, अनअकैडमी हो गया, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं बायजूस हो गया, इन लोगों ने फंडिंग रेज किया है यूएस की, जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, एजेंसी होती है वहाँ से। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? एफडीआई बोलेंगे। तो अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यूएस टॉप किया है इंडिया की एफडीआई सोर्सेज में 2023 में। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये ईयर एंड ईयर एक तरीके से डिप देखा गया है। तो यूएस सबसे बड़ा है, उसके बाद मॉरिशस से आया है, फिर यूके से आया है। ये अभी आरबीआई का डेटा बताया है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको एफडीआई के बारे में बता दिया, और ये जो मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, ओईसीडी आपको पता होगा, जो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो डेवलपमेंट एक तरीके से ये बहुत बड़ी एजेंसी है ओईसीडी, ठीक है। तो इनके हिसाब से कहा जाता है कि अगर मान लो किसी कंट्री के इन्वेस्टमेंट में अगर 10% का कोई बाहर का कंट्री अगर मान लीजिए या एफडीआई के फॉर्म में है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है उस इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहले मान लो कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरे देश के में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो होती है, लेकिन साथ साथ क्या देखा जाता है कि म्यूचुअली जो है ना, एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग होता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है वहाँ के इकोनॉमिक बेनिफिशियरी के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है आपको एक तरीके से ये एफडीआई, और ये एक की एलिमेंट होता है इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। आपको पता होगा कि जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसके लिए जो है ये एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ कि एक थिंक टैंक है इंडिया की, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये थिंक टैंक है जिसका मैं आपको यहाँ पे नेमिंग भी दे रहा हूँ। ये आपको इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, इनके हिसाब से जो एफडीआई और ओडीआई दोनों जो है ना, एक तरीके से की पॉलिसीज़ हैं इंडियन इकोनॉमी की। क्योंकि ये जो है ना, एक तरीके से जो 1990s के टाइम से जो हम लोगों ने एक तरीके से एलपीजी जो रिफॉर्म लाया था, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आप चाइना की साथ अगर कंपेयर करके देखो तो चाइना में भी यही हुआ था 1970s में। चाइना की इकोनॉमी जो है ना, वो एक तरीके से बहुत पुअर हुआ करता था, जो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को खोलते गया। और फिर हुआ क्या कि उस टाइम पे यूएसए को अपॉर्चुनिटीज़ लगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो लोगों की एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी है उतनी अच्छी नहीं है, तो सस्ते लेबर मिल गए और उन्होंने क्या किया, सारी एफडीआई जो है चाइना में लगा दी। और चाइना को देखिए कि आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है एफडीआई की एक बेनिफिशियरी होती है। और मैंने आपको बता दिया कि इस बार जो है यूएस के बाद सबसे जो ज़्यादा है वो
एक तरीके से आप बोल सकते हैं मॉरिशस से एफडीआई आया, उसके बाद फॉलोड बाई यूके आया। अगर आपको कंट्री वाइज यहाँ पे आपको बताऊँ तो सबसे पहले यूएसए है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मॉरिशस, फिर है यूनाइटेड किंगडम, फिर है सिंगापुर, और फिर नीदरलैंड, जापान, और इन सारी चीज़ों को। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो हालांकि ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो यूएस की है और 5th पोजीशन पे है जापान की। उसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो अभी हाल ही में एक तरीके से जो ग्लोबल एक तरीके से रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, स्पेशली अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करो तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो हमारी आउटवर्ड एफडीआई है, मतलब हम लोग जो बाहर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें डिप आया, और मेन रीज़न जो है ना वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। देखोगे कि आप जर्मनी आपको रिसेशन में जा चुका है, फ्रांस को डर सता रहा है, तो बाहर में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे एक तरीके से जो हमारी एफडीआई जो इंडिया से जाती थी, जो वहाँ की 3 चीज़ों में जैसे इक्विटीज़ हो सकता है या डेट, इन सब चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट करती थी वो नहीं हो रही है। हालांकि डील्स हुए हैं कुछ बड़े, बहुत बड़े, बट जो एक सेंटिमेंट होता है, क्योंकि देखो बाहर किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से किया जाता है, या तो एक आप लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली जो है आप हॉरिजॉन्टल वे पे करोगे कि आप कोई इंडस्ट्री लगाओगे, जैसे अभी टाटा मोटर्स का जो बात चला है, तो उसके अलावा जो है ना डेट में लगाया जाता है। तो होता क्या है आपको कि सभी को अपने पैसे जो है ना कहीं उसमें बढ़ोतरी करने का मन होता है। तो अभी जो एक ग्लोबल क्लूज चल रहा है, चाइना एक तरीके से रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ी ये डिप आई है, हालांकि ये फ्यूचर में आपको एक तरीके से बढ़ने ही वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ है स्पेशली इन डेवलप्ड नेशंस, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे रीजंस बताया गया। अगर मैं आपको एक तरीके से बोलो कि जो एफडीआई है इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरीके के होते हैं। अगर आप देखोगे तो एक होता है इनवर्ड, ठीक है, एक होता है आउटवर्ड, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करोगे तो मान लो होस्ट कंट्री की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर से बात करता है तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अगर मान लीजिए होस्ट कंट्री के मैन्युफैक्चरर मान लीजिए किसी रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए दूसरे कंट्री से बात करते हो तो उसे इनवर्ड बोलते हैं। और आउटवर्ड में डायरेक्टली क्या होता है कि होस्ट कंट्री की जो मैन्युफैक्चरर है कोई सामान सीधे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको दूसरे कंट्री में बात करेगा तो उसे आउटवर्ड बोलते हैं। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एफडीआई होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। वहीं अगर आप ओडीआई की बात करोगे तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा जो है हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉलोड बाय यूएस, यूके, ये हमारे आउटवर्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो है ना ये 3 टैक्स हेवन। देखो टैक्स हेवन क्या होता है कि जहाँ पे एक तरीके से आपको जो है ना प्रॉफिट पे कोई टैक्स ही नहीं लगाया जाता है। तो क्या करते हैं ना बड़े बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हो गए या अमेजन हो गए या इवन टेस्ला, ठीक है, इवन इंडियन कंपनीज भी कुछ कॉन्ग्लोमेरेट है, वो आपको टैक्स हेवन जैसे मॉरिशस हो गया अपने लिए, होंडुरस हो गया, ये सारी जो कैरिबियन कंट्री है वहाँ पे जो है क्या करते हैं अपनी ऑफिसेस खोल लेते हैं और वहाँ पे जो है ना किसी दूसरे तरीके से टैक्स को बचाने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं एफडीआई के। तो जैसे मैंने बताया आपको कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखिए तो अगर आपके किसी कंट्री में मोर एफडीआई आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो टैरिफ है, टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव है, ये जो है ना एक तरीके से डाइवर्सिफाई है उस कंट्री में। दूसरा, अगर मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा फॉरेन फंड्स को रिसीव करते हैं उसमें क्या हो जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इन्वेस्टमेंट लाते हैं आपको होस्ट कंट्री में, और वहाँ पे क्या होता है नए नए कारखाने लगते हैं और लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे लोगों में प्रॉस्पेरिटी आती है और उसकी जीवन जो है उच्चतर होती है। अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करो तो होता क्या है कि थोड़ी मोनोपोली हो जाती है। आप जैसे आपने देखा होगा कि अभी ग्लोबल जो है ना एक तरीके से टैक्सेशन लगाया जा रहा है किस चीज़ पे, तो एडवर्टाइजमेंट पे। जैसे गूगल हो गया, ये एक तरीके से क्या करता है कि कभी कभी मोनोपोली करने लगता है। तो जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ है, इन सब पे जो है ना आपको एक 50% की ग्लोबल टैक्स लगाने की बात चल रही है, एक तरीके से डिजिटल टैक्स। तो ये सब चीज़ें कभी कभी डिसएडवांटेजेस हो जाती है कि लोकल जो बिजनेसेस हो जाते हैं उसको लॉस होते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं उनको
एक तरीके से जो है वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं आपको सस्ते सामान बेचना। तो उससे क्या होता है कि जो लोकल कंपनीज होती है उसको कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है झटका पहुंचता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आजकल के टाइम में क्या है कि जो होस्ट कंट्रीज होती है वो आपको बेसिकली इंटेंशन तो यही होता है कंपनीज का कि वो बेनिफिट्स के लिए आए, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में भी रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इंडिया के केस में ले लीजिए कि अभी टेस्ला चाह रहा था कि भाई डायरेक्ट मैन्युफैक्चर्ड कार जो है इंडिया में आ जाए, लेकिन इंडिया ने बोला नहीं, आपको यहाँ पे लोकल फॉर वोकल के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करो, अदरवाइज टैरिफ दो। तो या तो टैरिफ के फॉर्म में आप पैसे दे दो कंट्री को, उसका यूज़ कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, अदरवाइज़ आप क्या करो अपना प्लांट न्यू लगाओ, उससे लोगों को यहाँ पे प्रोस्पेरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो इशूज़ है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर से प्रथम आईएएस एक्टिवेट हो गया है, तो आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।